मानव श्वसन तंत्र क्या होता है? जब बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाता है, तो आपको बता दिए कि बहुत सारे अंगों को मिला दिया जाता है तो तंत्र बनता है। अब श्वसन तंत्र यानी जहाँ सांस जहाँ से हम लोग लेते हैं और जहाँ तक जाता है उसमें जितने भी अंग हैं वो सारे अंगों को मिला करके क्या बनता है? श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। श्वसन क्या होता है? श्वसन जीव जंतु की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। तो श्वसन यहाँ पे भोजन का क्या हो रहा है? जैविक ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण होगा भोजन का तो उससे क्या मिलेगा? हमको ऊर्जा मिलेगा और उष्मा भी मिलेगा। ऊर्जा भी मिलेगा और क्या मिलेगा? उष्मा भी मिलेगा। यानी हमको श्वसन से ही क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है और क्या मिलता है? उष्मा भी। मतलब जब तक शरीर में क्या होगा? खून चलता रहेगा, खून दौड़ता रहेगा, तब तक क्या होगा? उष्मा भी प्राप्त होगा और ऊर्जा भी प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे श्वसन तंत्र के लिए सबसे पहले जो सांस है वो कहाँ जाता है? सबसे पहले आपको नासिका छिद्र जो दिख रहा है आपको, ये दो नाक, ये छिद्र, इसको कहते हैं नासिका छिद्र। इसमें बहुत सारे अंग होते हैं जिसमें नासिका छिद्र आपको सबसे पहले क्या है? नासिका छिद्र या नासिका द्वार। यहाँ से सांस को अंदर लिया जाता है और अंदर लेने के बाद छिद्र में क्या होते हैं? नासिका छिद्र में बड़े बड़े बाल होते हैं। ये बाल क्या करते हैं? जो वायु में धूलकण है उसको वो छानने का काम करते हैं। यानी भगवान भी बड़ी होशियार था कि उसने सोचा कि आदमी तो है, ये क्या करेगा? एकदम धूलकण को ले लेगा अंदर तो क्या होगा कि इसके जो कुपिका है उसमें वहाँ पर धूलकण चला जाएगा। इसलिए इस धूलकण को रोकने के लिए नाक के अंदर क्या दे दिया? बाल। ये क्या करता है? छानने का काम करता है। और फिर वायु वहाँ से कहाँ चला जाता है? वायु ये चला जाता है नासा कपाट। नासा कपाट में जब जाएंगे यहाँ से नासिका छिद्र से कहाँ जाएगा? नासा कपाट। नासा कपाट में म्यूकस का स्राव होते रहता है। ये एक चिपचिपा द्रव है जो कि धूलकण जो बाल से नहीं छनाया, वो क्या होगा कि वो छोटे छोटे धूलकण को क्या करेगा? वो चिपचिपा द्रव उसको चिपका लेगा, जिसको हम लोग कुछ दिन के बाद उसको खैंटी के रूप में निकालते हैं। यही क्या रहता है? धूलकण रहता है जो कि हम लोग ले लेते हैं। लेकिन वहाँ पे जो नासा का पार्ट है उसमें से जो म्यूकस निकलते रहता है, वो म्यूकस क्या करता है? वो धूलकण को चिपका लेता है और फिर वहाँ से शुद्ध वायु वहाँ से निकलता है और फिर कहाँ चला जाता है? आपको ग्रसनी के द्वारा स्वरतंत्र होते हुए कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। आगे जाएंगे तो श्वास नली को ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये जो श्वास नली है, श्वास नली में जो यहाँ से देख रहे हैं आप रेड कलर का, ये क्या है? सी टाइप का एक उपास्थि होता है। सी टाइप का एक उपास्थि बोलते हैं। हड्डी के ही दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं अस्थि और दूसरा होते हैं उपास्थि। अस्थि ऐसे हड्डी को कहते हैं जो बहुत ही कड़ा रहता है और उपास्थि ऐसे हड्डी को कहते हैं जो नरम रहता है, मुलायम। जैसे कान की हड्डी, इसको क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। नाक की हड्डी ये मोड़ सकते हैं। तो क्या होगा? जिसको हम लोग मोड़ सकते हैं उपास्थि, जिसको नहीं मोड़ सकते हैं वो क्या हो जाएगा? जिसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं वो क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा। ये उपास्थि इसलिए हड्डी का बना रहता है क्योंकि अगर मान लो सांस आ रहा है और ये उपास्थि नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, तो सांसें नहीं अंदर जाएगा। इसलिए इसमें उपास्थि रहता है ताकि हमेशा ये नली क्या रहता है? खुला हुआ रहता है सांस आने के लिए। तो यहाँ ये सी आकार के उपास्थि का बना रहता है क्या? ये जो श्वास नली में रहता है इसको कहते हैं क्या? ट्रैकिया कहते हैं। अब यहाँ से श्वास नली से जो वायु है, ये श्वास नली से वायु यहाँ पर दो रास्ता हो गया। ये दो रास्ता को बोलते हैं श्वसनी। यहाँ जो आ रहा है श्वास नली से कहाँ आया? श्वसनी में। वायु श्वास नली से कहाँ आया? श्वसनी में। और श्वसनी को इंग्लिश में ब्रोंकाई क्या कहते हैं? श्वसनी को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई या श्वसनी में आया, श्वसनी से और फुट गया रास्ता। ये जो आप देख रहे हैं ये श्वसनी काएँ हैं, यानी पहले श्वास नली से कहाँ आया? श्वसनी में आया। श्वसनी से कहाँ आया? श्वसनी काएँ में। और वहाँ से वायु कहाँ चला जाता है? कुपिका एक गुब्बारा टाइप से स्ट्रक्चर है, गुब्बारा टाइप से रहता है, जो कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? हमारा जो पसली फूल जाता है। जब सांस अंदर लेते हैं तो पसली फूल जाता है और यहाँ जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है? चिपटा हो जाता है। जब ही हम सांस लेते हैं तो ये वाला क्या होगा? फूल जाएगा। ये डायफ्राम क्या होगा? नीचे चला जाएगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम क्या होगा? फूल जाएगा और ये क्या होगा? चपटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्रिया करते हैं। डायफ्राम क्या करता है
ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको धकेलने का, धकेलो इसको ताकि वायु क्या हो जाए, नाक के द्वारा निकल जाए। यानी कुपिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो श्वसनिका से होते हुए, श्वसनी से होते हुए और श्वास नली से होते हुए आपको स्वतंत्र, ग्रसनी और नासादार से क्या होता है, निकल जाता है। अब वायु देखिए कि दो तरह से ऑक्सीकरण के ये जो शोषण की क्रिया होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है बाह्य शोषण, दूसरा होता है अंतः शोषण। यानी बाह्य शोषण किसको कहेंगे, जब वायु नासाद्वार से कहाँ पे आ जाएगा, कुपिका तक आएगा, कुपिका तक आएगा, इसको कहेंगे क्या, बाह्य शोषण। अगर नासाद्वार से कहाँ आएगा, नासाद्वार से नासा कपाट से क्या आएगा, ग्रसनी, ग्रसनी से स्वरतंत्र, स्वरतंत्र से क्या आएगा, श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, श्वसनी से श्वसनिकाय, श्वसनिकाय से कुपिका में आएगा। इतना अंग को क्या कहेंगे, हम बाह्य शोषण कहेंगे। हाँ, और बाह्य शोषण यहाँ जब कुपिका में आएगा वायु, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुपिका में रक्त कोशिकाओं का जाल रहता है। रक्त कोशिकाओं का जाल ये क्या करता है, रक्त कोशिका का जाल, रक्त में हीमोग्लोबिन रहता है जो कि ऑक्सीजन को आकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी चूस लेगा, ऑक्सीजन को चूस लेगा। और ये रक्त क्या करता है, रक्त जो ऑक्सीजन को चूस लेता है उसको हर एक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि अगर मान लो विसरण क्रिया द्वारा अगर ऑक्सीजन हमारे कोशिका तक पहुंचता तो करीब 3 बरस लग जाता। हाँ, ये काम चुटकियों में कौन कर देता है, ये चुटकियों में कर देता है हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर विलय कर लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन को कुपिका से चूस के, और चाहे पैर हो चाहे जहाँ पर भी हमको कोशिका है, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, तो कोशिका तक ये पहुंचाने का काम करता है। अब कोशिका में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया शोषण की क्रिया द्वारा क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या फिर बिजली का घर कहते हैं, या पावर गृह कहते हैं, या पावर हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो शोषण के द्वारा ही क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 एटीपी ऊर्जा एक अणु ग्लूकोज के बराबर होता है, और इससे हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो ये कुपिका में जो रक्त का जाल रहता है, कुपिका में जो रक्त कोशिकाओं का जाल रहता है, सो रक्त कोशिका तक पहुंचना, यानी वायु को रक्त लेके कोशिका तक पहुंचा दिया, इसको बोलते हैं अंतः शोषण। समझे क्या कहे हमने, वायु कुपिका से ऑक्सीजन को लेकर के और कहाँ तक पहुंचा देना, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देना। कौन पहुंचाएगा, रक्त। तो रक्त कुपिका से ऑक्सीजन को लेकर के और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देना क्या कहलाएगा, अंतः शोषण। और नासाद्वार से कुपिका तक जो वायु आएगा उसको कहेंगे क्या, बाह्य शोषण। अब ये जो शोषण की क्रिया होती है वो अलग अलग जीव में अलग अलग तरीके से होता है। जो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी जीव मतलब जो बच्चे का जन्म देता है, स्तनधारी जीव क्या करता है, फेफड़ा से सांस लेता है। कीट क्या करेगा, ट्रैकिया से सांस लेता है। यहाँ पे ट्रैकिया, यही ट्रैकिया से क्या करेगा, यहीं से सांस ले लेता है। तो कीट क्या करेगा, ट्रैकिया से सांस लेता है। जलीय जीव क्या करता है, वो गिल्स के द्वारा सांस लेता है। गिल्स, क्लोम या फिर गल्फड़ा एक ही होता है। तो ये क्या करता है, गिल्स या फिर क्लोम या फिर गल्फर, इससे सांस लेता है। कौन, जलीय जीव। जैसे मछली कहेगा, मछली किससे सांस लेता है, गल्फर से सांस ले लेगा। अब मेढक की 3 अवस्था होती है। जब ये बच्चा रहता है तो उसको कहते हैं टेडपोल। ये टेडपोल जो है ये गिल से सांस लेता है, ठीक है। और जब ये बड़ा होता है तो ये 2 जगह रहता है। या तो जब ये मिट्टी के अंदर रहता है निष्क्रिय अवस्था में, तब ये त्वचा से सांस ले लेता है। जब जमीन पर रहता है तो क्या ले लेता है, फेफड़ा से सांस ले लेता है। जब बच्चा में रहता है तब किससे ले लेता है, बच्चा में ये गिल से सांस ले लेता है। अब हर एक जो जीव जंतु है वो सामान्य अवस्था में, यानी 1 मिनट में 16 से 20 बार क्या लेता है, सांस ले लेता है। 1 मिनट में कितना, 16 से 20। जो बच्चा है वो 35 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और जो बड़ा होता है वो क्या होता है कि शोषण की क्रिया क्या होता है, धीमी होते जाती है। अब शोषण की क्रिया बढ़ सकती है, जैसे आपको कोई ये कुपिका में क्या हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाए, जैसे निमोनिया हो गया, या टीबी हो गया, या दमा हो गया, या मलेरिया आपको बुखार हो गया, तो क्या होगा, शोषण की क्रिया बढ़ जाएगा। या आप क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तब भी शोषण की क्रिया क्या होता है, बढ़ जाता है। हाँ, यहाँ अगर कोई सूक्ष्म जीव आके इसको क्या करता है, कुपिका को क्षतिग्रस्त कर देता है, तो इसमें घाव हो जाता है। और जो कि क्या होता है,
पानी टाइप से क्या होगा, या बलगम की तरह क्या होगा, नाक से निकल जाता है पानी की तरह। जब ये ठीक हो जाता है तब ये क्या होगा, ठीक से काम करने लगेगा। नहीं तो क्या होगा कि सांस ले नहीं जाएगा, सांस ले ही नहीं सकता, ले नहीं जाएगा। मान लीजिए कि किसी को क्या है, फेफड़ा ही क्या हो गया, फेफड़ा में जो कुपिका है उसमें क्या हो गया, खराबी हो गया या काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है, उसको वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। और वेंटिलेटर पर रखने से क्या होगा, उसको यहाँ नाक से ही पाइप घुसा के कहाँ डाल दिया जाता है, फेफड़ा में, ताकि वहाँ पर जो रक्त कोशिका का जाल है वो ऑक्सीजन को डायरेक्ट लेके और कहाँ तक पहुँचा देगा, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचा देगा। कोशिका तक पहुँचाएगा तो कोशिका में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा का निर्माण करता है। अब मान लो किसी को एक्सीडेंट हो गया और ये डायफ्राम ही टूट गया, मान लो ठोकर लगा यहाँ पर, डायफ्राम ही टूट गया। डायफ्राम टूट जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन को ला और ले जा रहा था यही क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएगा और कहेगा मर जाएगा। हाँ, यानी कि क्या होगा, जो डायफ्राम है ये धकेलने के लिए, यानी यहाँ जो कुपिका है इसको धकेलने के लिए जब हम लोग क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये क्या होगा, फूल जाएगा, यानी पसली क्या होगा, फूल जाएगा। और जब ये फूलेगा डायफ्राम क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। अब जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भर गया था, डायफ्राम क्या करेगा, उसको ठेल देगा तो क्या होगा, निकल जाएगा और ये क्या होगा, चिपटा हो जाएगा। अब इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा तो ये लेके कौन आएगा, ये डायफ्राम ऐसे ऊपर और नीचे होते रहता है, यानी चिपटा और फैलते रहता है और इसमें कुपिका में ऑक्सीजन आते रहता है। सांस जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने की क्रिया को, सांस अगर अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं निःश्वासन, सांस अगर बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं निःश्वासन बोलते हैं। अब देखो, जब सांस लेते हैं उसमें वायु में क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है कितना, 21%, और नाइट्रोजन रहता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है जब हम सांस अंदर लेते हैं। तब जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा 4% कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% बढ़ जाता है। यानी जब हम सांस छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन छोड़ेंगे कितना, 17%, और नाइट्रोजन कितना छोड़ेंगे, उतना ही रहेगा 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% हो जाएगा। यानी 4% का क्या रहता है, हेराफेरी रहता है। ये 4% का हेरा फेरी आपको किस में रहता है, इसमें। अगर सांस लेने की क्रिया को श्वास कहते हैं और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। और जब श्वास और प्रश्वास दोनों मिल जाता है तो ये श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन को दो प्रकार के होते हैं, एक अवायवीय श्वसन होता है, दूसरा वायवीय श्वसन। किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तब क्या होगा, अवायवीय श्वसन। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो जीवाणु में होता है या कुछ ईस्ट में होते हैं, लेकिन जो वायवीय श्वसन होता है वो मनुष्य और बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर ज़्यादातर पेड़ पौधे या जीव जंतु में क्या होते हैं, वायवीय श्वसन ही होता है। कुछ ही जीवाणु और ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अब जो शोषण होते हैं वो अनॉक्सी शोषण और ऑक्सी शोषण भी होते हैं। अनॉक्सी शोषण किसको कहेंगे, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो अनॉक्सी होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होगा तो क्या होगा, ऑक्सी शोषण हो जाएगा।